हेलो बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन में आपका स्वागत है। मैं आज कक्षा 12 वाणिज्य संकाय के अंतर्गत अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में इकाई 5 अंशों का हरण एवं पुनर्निर्गमन पर बात करूंगा। कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि कोई कंपनी पूंजी इकट्ठा करने के लिए अंशों का निर्गमन करती है और अंशों की राशि सामान्यतः कंपनी किस्तों में प्राप्त करती है, जिसे आवेदन, आवंटन और याचना के नाम से जाना जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई सदस्य या अंशधारी किसी याचना राशि का समय पर भुगतान नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी के अंतर नियम कंपनी को इस बात की अनुमति देते हैं कि उसके द्वारा अभी तक जितनी राशि चुका दी गई है उस राशि को कंपनी जब्त कर ले। इसी को अंशों का हरण कहा जाता है, हरण के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न के रूप में लिखा है कि अंशों के हरण और फीचर शेयर्स से क्या तात्पर्य है, उसकी हरण संबंधी नियम या वैध हरण की विशेषताएं क्या होती हैं, क्या नियम उसके होते हैं, इस पर बात करते हैं। तो कंपनी जिन अंशों का आवंटन करती है और कोई अंशधारी किसी याचना राशि का समय पर भुगतान नहीं करता है तो बकाया राशि होती है। बकाया राशि एक किस्त, दो किस्त, एक याचना, दो याचना या आवंटन हो सकती है। तो संबंधित अंशधारी को समय समय पर कंपनी सूचना भेज करके संबंधित याचना राशि जमा करने के लिए आदेशित करती है। इसके बावजूद भी कोई अंशधारी समय पर सूचना देने के बाद भी समय पर अंशों की बकाया याचना का भुगतान नहीं करता है, तो फिर ऐसी स्थिति में कंपनी अपने अंतर नियमों के व्यवस्था के अनुसार, कंपनी विधान के अनुसार ऐसे अंशधारी के अंशों को जब्त करने का उसको अधिकार होता है। तो अंशों को जब्त करना या रद्द करना ही अंशों का हरण कहलाता है। अब जब्ती का मतलब क्या हो गया, ये भी थोड़ा सा और देखें इसमें। कि जैसे मान लीजिए मैंने किसी कंपनी के 1,000 रुपये अंकित मूल्य के अंश खरीदे थे, जिसमें से मैंने 500 रुपये तो चुका दिए थे आवेदन और आवंटन के, लेकिन शेष 500 रुपये कंपनी द्वारा मांगने पर मैंने सब जमा नहीं किए और कंपनी ने विधिवत मुझे इसकी सूचना दी। तो अब जब्त करने का तात्पर्य ये हो गया कि कंपनी को जो मैं 500 रुपये दे चुका हूँ वो कंपनी के हो जाएंगे और एज ए शेयर होल्डर, अंशधारी सदस्य के तहत मुझे जो अधिकार, जो कर्तव्य मिले हैं, वो सारे मेरे अधिकार ख़त्म हो जाएंगे। इसी को अंशों का हरण करना या जब्त करना या रद्द करना कहा जाता है। ये सारी प्रक्रिया कंपनी विधान के अंतर्गत होती है, कंपनी में अंतर नियमों जो व्यवस्था दी है उसके तहत की जाती है। इसी के अंशों का हरण कहते हैं। अब इसकी वैधानिक दशाएं कौन सी होती हैं, मतलब कोई कंपनी किन नियमों का पालन करके, वे कौन कौन से वैधानिक नियम हैं जब कंपनी अंशों का हरण कर सकती है। नंबर 1, अंतर नियमों में अंशों के हरण की व्यवस्था होना चाहिए। कंपनी के अंतर नियमों में ये व्यवस्था होना चाहिए कि कोई कंपनी अंशों का हरण कर सकती है, तभी अंशों का हरण वैध माना जाएगा। अंश हरण करने का उपयुक्त कारण होना चाहिए। सामान्यतः उपयुक्त कारण किसी याचना राशि का समय पर भुगतान ना करना, उचित भुगतान करने के लिए उचित अवसर देने के बाद भी न करना, वो उपयुक्त कारण होता है। सामान्यतः राशि का भुगतान समय पर ना करना ही एक कारण होता है, ये नियम होता है। तीसरा होता है संचालक मंडल की सभा में उसके लिए एक प्रस्ताव पास करना होता है कि जिन जिन अंशधारियों ने विभिन्न याचनाओं का भुगतान नहीं किया है वो उनको जब्त करने का एक प्रस्ताव पास करती हैं। प्रस्ताव पास करना अनिवार्य होता है और उसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो अपनानी चाहिए। हरण करने के पहले अंशधारी को सूचना देना चाहिए कि आपने ये याचना राशि का भुगतान समय पर नहीं किया है। आप यदि ये याचना राशि का भुगतान नहीं करेंगे तो आपके अंशों को जब्त कर लिया जाएगा।
हरण का प्रयोग कंपनी के हित में होना चाहिए। हरण करने से जो राशि प्राप्त होती है, जो राशि अंशधारी द्वारा चुका दी जाती है, वो कंपनी जब्त कर लेती है और उस राशि का प्रयोग कंपनी के हित में ही होना चाहिए और निर्धारित नियम अनुसार उचित मूल्य पर पुनः निर्गमन किया जाए। निर्धारित जो नियम के हैं उसके अनुसार कंपनी चाहे तो उन अंशों को नष्ट कर सकती है या फिर से इन अंशों को किसी अन्य व्यक्ति को या उसी व्यक्ति को फिर से बेच सकती है। ये इसकी वैध दशाएँ होती, वैधानिक दशाएँ होती है। दो प्रश्न हो गए, अंशों के हरण अलग और वैध दशाएँ अलग हुई, वैधानिक नियम अलग है। तो दोनों को आप अलग अलग पढ़ सकते हैं। अंशों के हरण से क्या तात्पर्य है, अंश हरण संबंधी नियम या वैध हरण की विशेषताएं क्या होती हैं, इकट्ठा भी प्रश्न पढ़ा जा सकता है। अगला अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि अंशों के हरण की विधि क्या है, प्रक्रिया क्या है और इसका प्रभाव क्या होता है। कोई कंपनी अंशों के हरण करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाती है। पहला है सचिव द्वारा सूची तैयार करना। सबसे पहले कंपनी सचिव ऐसे अंशधारियों की, ऐसे सदस्यों की सूची तैयार करता है जिन्होंने विभिन्न याचनाओं का भुगतान नहीं किया है। सूची तैयार करने के बाद वह ऐसे संचालकों की सभा में प्रस्तुत करता है। दूसरा, सदस्यों को नोटिस भेजना है। सूची संचालकों के पास आने के बाद संचालक अंतर नियम या तालिका ऐप में दिए नियम अनुसार आदेश देते हैं कि ऐसी सभी सदस्यों को एक सूचना भेजी जाए, नोटिस दिया जाए और जिसकी भुगतान की तिथि 14 दिन बाद की होती है, अर्थात 2 हफ्ते बाद वो राशि जमा करें। ऐसी एक सूचना बना करके सचिव संबंधित सदस्यों या अंशधारियों को देता है कि भाई आपने इन याचना राशि का समय पर भुगतान नहीं किया है, ये राशि देय हो चुकी है, कृपया ये जमा कराइए। बट इसके लिए शर्त ये होती है कि इसके भुगतान की तिथि कम से कम 14 दिन बाद की होना चाहिए। फिर पहली सूचना हो गई, सूचना के बाद भी यदि जमा नहीं करता है तो सूचना राशि अगली सूचना दी जाती है। प्रथम सूचना के बाद यदि संबंधित अंशधारी सदस्य जमा नहीं करता है तो दूसरी सूचना में उसमें राशि के साथ साथ ब्याज का उल्लेख भी किया जाता है कि इतनी राशि ब्याज सहित आप जमा करें। फिर पुनः एक और सूचना दी जाती है, यदि अंशधारी 2 सूचना के बाद भी राशि जमा नहीं करता है तो उन अंशधारियों को सख्त भाषा का उपयोग करते हुए एक सूचना दी जाती है कि इसमें अंशों के जब्त करने का लिखा जाता है। तीसरी सूचना में ये लिखा होता है कि अब भी आपने, इससे पहले आपको 2 सूचनाएं दी गई हैं, इसके बाद यदि आपने बकाया याचना का जमा नहीं किया, यदि अब आपने बकाया राशि जमा नहीं की तो आपके अंशों को जब्त कर लिया जाएगा। चौथा पॉइंट हो गया। फिर यदि अंशधारी जमा नहीं करता तो अंत में संचालक मंडल की सभा में अंशों के हरण करने का प्रस्ताव पास कर लिया जाता है। संबंधित अंशधारी को अंश के हरण संबंधी सूचना उसको दे दी जाती है कि सूचना देने के बाद भी आपने बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है अतः आपके अंशों को जब्त किया जाता है। राशि जब्त, इन अंशों पर प्राप्त राशि जब्त कर ली जाती है, कंपनी का उस पर अधिकार हो जाता है, ये कंपनी का पूंजीगत लाभ है और ऐसे अंशधारियों के नाम को सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाता है। और जन सामान्य की जानकारी के लिए कंपनी द्वारा अंत में तत्सम संबंधी एक घोषणा पत्र जारी प्रकाशित कर दिया जाता है कि ये व्यक्ति अब कंपनी का सदस्य या अंशधारी नहीं रहा। इस तरह से अंश हरण की प्रक्रिया ये 7 पॉइंटों में ख़त्म हो जाती है। अब अंश हरण करने का अंशधारी पर क्या प्रभाव पड़ता है। अंशों का हरण होने पर संबंधित अंशधारी के अधिकार एवं दायित्व निम्न प्रकार से प्रभावित होते हैं। नंबर 1, संबंधित अंशधारी जब्त अंशों पर से स्वामित्व समाप्त हो जाता है। जिस अंशधारी, जिस सदस्य के अंशों को जब्त कर लिया जाता है वो कंपनी के का स्वामी नहीं रहता है, अर्थात उन अंशों पर उसका स्वामित्व नहीं रहता है, कंपनी का स्वामित्व हो जाता है। अंश का हरण होने के बाद संबंधित अंशधारी कंपनी का सदस्य नहीं रहता है, सदस्यता रजिस्टर से उसका नाम हटा दिया जाता है। हरण किए गए अंशों पर लाभांश नहीं दिया जाएगा, ये एक प्रभाव होता है। जिन अंशों का हरण कर लिया गया उन पर मिलने वाली लाभ की राशि, लाभांश की राशि संबंधित अंशधारी को नहीं दी जाएगी। अंशधारी होने के नाते मिले हुए समस्त अधिकार उसके समाप्त हो जाते हैं। एक अंशधारी को जो अधिकार मिले हुए होते हैं वो सारे के सारे अधिकार अंशों के जब्त होने के बाद समाप्त हो जाते हैं। तो एक अलग से भी प्रश्न बनता है ये कि अंशों के हरण का अंशधारी पर क्या प्रभाव पड़ता है, और दूसरा अंश हरण की पूरी प्रक्रिया, ये भी होता है।
अब जब्त अंशों का पुनर्निर्गमन, री इशू से आप क्या समझते हैं? तो अभी आपने देखा कि कोई अंशधारी किसी याचना राशि के समय पर भुगतान नहीं करता है तो कंपनी अंतर नियमों के तहत कंपनी ऐसे अंशों को जब्त कर ली। जब्त करने का तात्पर्य ये हो गया उसके द्वारा चुकाई गई राशि कंपनी की हो जाती है। तो कंपनी चाहे तो ऐसे अंशों को रद्द कर सकती है या फिर से यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, एक बार निर्गमन होने के बाद उसको निर्गमन नहीं कहा जाएगा, पुनः निर्गमन कहा जाएगा। पुनः निर्गमन की संज्ञा दी जाती है। एक बार अंशों का निर्गमन होना मतलब निर्गमन कहलाता है और फिर से उनको बेचना मतलब पुनः निर्गमन के नाम से जाना जाएगा, रीइशू के नाम से जाता है। तो कंपनी के संचालकों को यह अधिकार है कि वे किसी अंशधारी के जब्त अंश अन्य व्यक्ति को किसी भी कीमत मतलब सममूल पर, बट्टे पर या प्रीमियम पर बेच सकते हैं। सममूल का मतलब हो गया कि 100 रुपये का यदि अंश है तो 100 रुपये में बेचना। बट्टे का मतलब है कि कम मूल पर बेचना। पर यहाँ बट्टे के लिए शर्त होती है कि बट्टे की राशि पहले वाले अंशधारी से प्राप्त राशि से अधिक बट्टा नहीं हुआ। इसका मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए अभी मैंने उदाहरण दिया था कि मैंने 1000 रुपये मूल्य के अंश खरीदे थे, उन्होंने 500 रुपये दिए थे और 500 नहीं दिए थे। तो कंपनी मेरे जब्त किए अंशों को यदि बट्टे पर जारी करेगी तो अधिकतम बट्टा दूसरे वाले अंशधारी को 500 रुपये तक दिया जा सकता है, अर्थात 500 रुपये उससे प्रीमियम मतलब प्रीमियम का अर्थ होता है अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेच सकते हैं। जब्त अंशों को पुनः बेचना अंशों का पुनर्गमन कहलाता है। अंशों का पुनर्गमन सममूल पर, बट्टे पर या प्रीमियम पर किया जा सकता है। बट्टे के विषय में मैंने जानकारी दी थी कि बट्टे की सीमा पहले वाले प्राप्त अंशधारी से अधिक नहीं होने चाहिए, ये वैधानिक प्रतिबंध है। सामान्यतः पुनर्निर्गमन की राशि नवीन अंशधारी से एक ही मुश्त प्राप्त की जाती है, एक ही बार में पूरी की पूरी राशि लेती है। जैसे निर्गमन के समय कंपनी आवेदन, आवंटन, याचनाएँ करती है, वैसा सामान्यतः नहीं होता है। जब पुनर्निर्गमन होता है कि पूरी की पूरी राशि कंपनी एक ही बार में अंशधारी से प्राप्त कर लेती है। इसके लिए प्रविष्टि इस प्रकार होती है, बैंक खाता डेबिट होता है और अंश पूंजी खाता क्रेडिट होता है। यहाँ आवेदन आवंटन नहीं होता है। अब यहाँ प्रश्न ये है कि अंश यदि सममूल्य पर हैं तो बैंक खाता डेबिट और अंश पूंजी खाता क्रेडिट होगा। यदि बट्टे पर है तो बैंक खाता डेबिट और अंश हरण खाता डेबिट होगा। बट्टा नहीं लिखा जाएगा यहाँ। 1000 रुपये के अंकित मूल्य के अंश थे और मैं उनको 800 रुपये में बेच रहा हूँ तो बैंक खाते में 800 रुपये आएंगे और अंशरण खाते में 200 रुपये आएंगे और अंश पूंजी खाता 1000 हो जाएगा। प्रीमियम पर बेचूंगा, 1000 के अंश में 1100 में बेच रहा हूँ तो बैंक खाता डेबिट होगा 1100 रुपये और अंश पूंजी खाता 1000 होगा। और प्रतिभूति प्रीमियम, अंशों को प्रीमियम पर बेचें तो इसको प्रतिभूति प्रीमियम के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ये प्रविष्टि हो जाती है। तो ये अंश हरण की आशय हो गया, अंशरण की प्रक्रिया हो गई, कंपनी जब्त किए अंशों का क्या करती है, ये पूरी की पूरी बात इस अध्याय की हो गई। आज के लिए इतना ही। अगली जानकारी के लिए अगले वीडियो का आप इंतज़ार करें।